अच्छा ऑप्शन वो किधर है? ये क्लियर नजर आ रहा है कि ये भी ब्लर है? ये अब पता नहीं क्या हुआ है यार। मुझे तो पता भी नहीं है क्या करें। कैमरा तो साफ ही है। कुछ सेटिंग देखते हैं, उसके बाद फिर ना हो तो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बड़ा यार काम खराब हो गया है, ये क्या हुआ? आधा घंटा वेस्ट हो गया है। पता नहीं, तुम लोग ना वैसे ही मनहूस हो गए हो, अच्छे साबित नहीं हुए। कुछ कोर्स ही नहीं खत्म हो रहा यार। इतने दिन हो गए, क्लासेस ही नहीं खत्म हो रही। अच्छा ये आज ना ऑलमोस्ट ये लास्ट क्लास है, मतलब आपका आईआर का कोर्स है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो जस्ट लेट मी नो कि तुम लोगों को कैसी लगी आईआर, इजी लगी, आसान लगी, मुश्किल लगी? हाउ इज इट? अगर तुम लोगों की थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होगी ना, अगर तुम लोगों की थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होगी तो बाकी सारी गप्पे हैं। मैं कभी बड़ा हैरान होता कि पता नहीं लोगों को आईआर में क्या मुश्किल लगता है, मुझे तो यकीन मानो ये गप्पे लगती हैं। अगर तुम मुझसे ये पूछो कि
तुम्हारी 10th क्लास के बाद, मतलब आफ्टर 10th क्लास, मैं मतलब मुझे मजा नहीं आता पढ़ाने का इतना, क्योंकि यार वो जो चीजें होती हैं वो तुम खुद भी कर सकते हो, मतलब कोई इतना अच्छा नहीं वो होता। मजा तब होता है जब आप थियोरेटिकली समझा रहे होते हो, एक एक बात को आप कर रहे होते हो, ये वो। पता नहीं कौन लोग कहते हैं यार, बस उन्होंने शायद अपनी जो है ना वो कोई पर्सनल जो है ना वो चीज होगी, बाकी हाँ यार, इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब तो तुम लोगों को यकीन भी हो गया होगा कि मतलब आपका कितना जो है ना वो सीएसएस इटसेल्फ क्लियर हो रहा होता है आईआर में। मतलब ऑलमोस्ट 60% तो सीएसएस आईआर ही है सारा, organizations, foreign policies, power, realism and all that. चलो आज एक बड़ा आसान सा टॉपिक है, वेरी इजी टॉपिक, वी स्टार्ट विद दैट। दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब तुम लोगों ने एक एक सब्जेक्ट ना किसी और टीचर से भी पढ़ना है, ठीक है ना, ताकि भी तुम्हें मेरी कदर हो थोड़ी सी। जब तक आप कंपैरिजन नहीं ना करते फिर आपको मजा ही नहीं आता। कंपैरिजन किया करना। अच्छा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, यार ये तो उल्ट हो गया है, उल्ट है ये क्या? तुम लोगों के लिए सीधा है? यार मुझे ये उल्टा नजर आ रहा है, मतलब मेरा ये आई इधर हुआ हुआ है। व्हाट द, यार क्या पंगा है यार ये मेरा इधर सीधा चल रहा है। तुम लोगों को सी ठीक नजर आ रहा है? बस ठीक है फिर ठीक है बस, इसको हम फिर बाद में ठीक कर लेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की एवोल्यूशन प्रोसेस को देखें तो इसका एवोल्यूशन प्रोसेस को समझने से पहले सबसे पहले आपने ये समझना है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में मेन रोल कौन प्ले कर रहा होता है। तो मेन रोल तो प्ले कर रही होती हैं स्टेट्स, और स्टेट्स की डेफिनेशन हमने आईआर में जितनी भी पढ़ी, हमने कहा कि दे आर नेशन स्टेट्स। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि इसकी जो फर्स्ट स्टेज है, सो द फर्स्ट स्टेज वुड बी द कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। यार बच्चे, अब यही तो मसला है, यही तो तुम लोगों को बता रहा था कि ये मैं इधर करूं कि इधर करूं, मुझे दिस इज द टेंशन ना। अच्छा, द फर्स्ट स्टेज इन इज नेशन स्टेट। और अगर हम सेकंड स्टेट की बात करें तो आफ्टर द नेपोलियन वॉर, जैसे ही नेपोलियन वॉर खत्म हुई, सो 1815 में एक ट्रीटी हुई जिसको कहते हैं कांग्रेस ऑफ वियना।
पता नहीं यार, टाइम वेस्ट नहीं करते, बस इसको फिर ब्रेक में इसको ठीक करते हैं। बस अभी यही समझ लो कि जो पहली स्टेज थी, द फर्स्ट स्टेज वाज नेशन स्टेट। पहले नेशन स्टेट एस्टेब्लिश हुई। नेशन स्टेट के बाद इसमें भी कुछ लड़ाइयाँ इनकी आपस में चलती रही। तो इसके बाद जो सेकंड स्टेज आई, वो यहाँ पे एग्रीमेंट्स बिटवीन स्टेट्स आया। कि जब स्टेट्स ने आपस में एग्रीमेंट स्टार्ट किए, दैट वाज अ पीरियड ऑफ 1815 एंड दैट वाज कांग्रेस ऑफ वियना। उसके बाद जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप आया इसके एवोल्यूशन में, दैट वाज द थर्ड स्टेप, जिसके अंदर आफ्टर 1919 वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश होना स्टार्ट हुई। तो बिफोर गोइंग इनटू डीप, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस वन कॉन्सेप्ट दैट इज इम्पोर्टेंट, कि हमने इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी को कैसे अप्लाई करना है। हमने देखा था कि हमारी जो मेजर थ्योरीज रही हैं, वन इज रियलिज्म, one is liberalism, one is constructivism, and the last one is Marxism. मार्क्सिज्म या क्रिटिकल थ्योरी। तो अगर हम रियलिज्म के कंटेक्स्ट में देखें, तो जितने भी रियलिस्ट लीडर्स होंगे, ठीक है, उनका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए स्टांस होगा, वो यही होगा कि हमने उसी ऑर्गेनाइजेशंस को उसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है जिसमें हमें रिलेटिव गेन मिले, जिसके अंदर हमारा रिलेटिव गेन ज्यादा होगा, हमने वही ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी है। अदरवाइज हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं करनी। उसके बाद जो दूसरी बड़ी बात वो ये करते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका काम स्टेट के इंटरेस्ट को सर्व करना होता है। उनका काम ये नहीं होता कि वो कोई म्यूचुअल गेन्स लेकर आए। जो ऑर्गेनाइजेशन स्टेट के वो उन्होंने ज्वाइन करने के लिए वो किए, यार मैं इसको ना एक दफा फिर एंड कर रहा हूँ, इसको फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किस लेवल पे किन किन स्टेजेस पे डेवलप हुई, उनका प्रोसीजर क्या रहा, तो उसको समझने के लिए मैंने तुम्हें कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप देखें कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कहाँ से, स्टेट से स्टार्ट हुई। बिकॉज जब तक स्टेट नहीं होगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं होंगी, ठीक है। तो स्टेट कब डेवलप हुई? स्टेट डेवलप हुई विद द कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट इन 1648। उसके बाद इन नेशन स्टेट्स में पहले स्टेप के बाद दूसरे स्टेप पे इनमें आपस में कॉपरेशन होना स्टार्ट हुआ। दे स्टार्ट कॉपरेशन विद ईच अदर एंड दिस फेज स्टार्टेड फ्रॉम 1815 जब कांग्रेस ऑफ वियना हुई, ठीक है। उस कांग्रेस ऑफ वियना के बाद ये इंटरेक्शन इतना बड़ा कि ये इंटरेक्शन
प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्म में बदलने लगा और ये स्टार्ट हुआ इन 1919। तो ऐसा नहीं है कि आज जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमें नजर आती हैं ये शुरू से ही ऐसे थी। दे हैव डेवलप्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। हैविंग सेड दिस, हम थ्योरीज अप्लाई कर रहे थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे, तो हम ये देख रहे थे कि जो रियलिस्ट हैं वो कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई स्टेट इनको ज्वाइन भी करती है तो वो कोई कॉपरेशन करने के लिए नहीं करती। अगर कोई स्टेट इनको ज्वाइन करती है तो वो कॉपरेशन के लिए नहीं करती, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अपने नेशनल इंटरेस्ट को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए करती है। अब देखो एक चीज, दो चीजें, एक है अलायंस और एक चीज है कॉपरेशन। अगर यूएनओ है, अगर तुम इसको रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखोगे तो अगर वो स्टेट आपस में अलायंस की होंगी इस तरीके से कि कोई नेशनल इंटरेस्ट उनका सर्व हो जाए, मसलन अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अमेरिका और ब्रिटेन आपस में अलायंस बना लेंगे तो ये जो पर्सपेक्टिव होगा ये रियलिस्ट का पर्सपेक्टिव होगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो स्टेट पार्टिसिपेट करती हैं, अगर पहली बात तो करती नहीं है, अगर करती भी हैं तो सिर्फ अपने फायदे के लिए करती हैं, अपना अपने रिलेटिव गेन के लिए करती हैं और अपनी जीरो सम गेम के लिए करती हैं कि अगर उनको पार्टिसिपेशन करके सिर्फ फायदा हो और दूसरे को नुकसान हो जाए देन दे गो फॉर, अदरवाइज दे डोंट गो। ऑन द अदर साइड इसके अगेंस्ट जो लिबरल्स हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, स्टेट वाकई ही कॉपरेशन के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं, ठीक है, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी वजह से स्टेट की आपस में डिप्लोमेसी, इनकी कॉपरेशन की वजह से जो जो इंटरनेशनल अनार्की है वो कम होती है और दुनिया के अंदर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ज्यादा होती है। जबकि इन दोनों को जो चीज उल्ट करती है दैट इज कंस्ट्रक्टिविज्म। वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो फिर क्या होता है, वो कहते हैं कि स्टेट तब ज्वाइन करती हैं जब उनको कोई पास्ट एक्सपीरियंस या तो इनको इम्प्रेस करता है कि ठीक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी है, ठीक है, या फिर उनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से अवे लेके जाता है। तो ये जो स्टेट प्रैक्टिस है, इस स्टेट प्रैक्टिस के पीछे कोई आइडिया होता है, वो आइडिया इनकी प्रैक्टिस को शेप करता है। मसलन पाकिस्तान को अगर ओआईसी से कोई फायदा हो या ना हो, पाकिस्तान ले। और जो लास्ट थ्योरी मार्क्सिस्ट हैं या क्रिटिकल थ्योरी वाले हैं वो कहते हैं कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारी किसी खास मकसद को हल करने के लिए बनाई गई हैं, अदरवाइज उनका कोई भी पर्पस नहीं है। अगर यूएन बनाई गई है तो जो पावरफुल एलीट हैं उनके पर्पस को सॉल्व करना है। अगर वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ बनाई गई हैं तो वो सिर्फ कैपिटलिज्म को सर्व करना है। और इसके जरिए वो कहते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए असल में जो एलीट कंट्रीज हैं वो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के दरमियान सिर्फ डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं और कोई भी पर्पस सर्व नहीं कर रहे। मुश्किल है आसान है क्या यार, बच्चों वाली बात है।
कुछ मेजर ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं, जैसे लीग ऑफ नेशन देखते हैं। आप सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 हुई, सुहेल सारी क्रिटिसिज्म की है बेटा हमने। वर्ल्ड वॉर 1 हुई और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई और ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई, और ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अंदर 14 पॉइंट्स पेश किए गए वुड्रो विल्सन ने, और इन्हीं वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट्स को बेस बना के दुनिया में पहली दफा लीग ऑफ नेशन बनाई गई। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनीवा में है, और जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, था। इसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में था। और इस ऑर्गेनाइजेशंस में यूएसए ने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया, और ये ऑर्गेनाइजेशन 1946 में अपनी ही एक रेजोल्यूशन के साथ खत्म हो गई। अच्छा, अब एक बात हमने याद रखनी है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, हम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, उनका जो पर्पस होगा, रिटन पर्पस, ये जो इवन के आपने पेपर में भी लिखना है, वो ऑलमोस्ट सबका सेम होगा। गॉट माय पॉइंट? पर्पस जिसका भी उठा के देखोगे, पर्पस ऑलमोस्ट सेम ही होता है। हाँ, अगर वो कोई स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ना हो। अब मेरी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है? जैसे एफओ है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अब तो ये स्पेसिफिक हो गई। ILO है, ये तो स्पेसिफिक हो गई। जैसे वो पोस्टल यूनियन वाली है, वो स्पेसिफिक हो गई। यूनेस्को स्पेसिफिक हो गई। स्पेसिफिक से हट के जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका बेसिक पर्पस सेम होता है। जैसे इसके हम पर्पस लिखते हैं, इसका पहला पर्पस था कि दुनिया के अंदर पीस को प्रिजर्व करना है। क्या यही पर्पस यूएनओ का नहीं है? क्या यही पर्पस सार्क का नहीं है? क्या यही पर्पस यूरोपियन यूनियन का नहीं है? क्या यही पर्पस OIC का नहीं है? कलेक्टिव एक्शन लेना है। अगर कोई थ्रेट आता है तो उस थ्रेट के अगेंस्ट कलेक्टिव एक्शन लेना है। अब इसको भी अप्लाई कर लो, हर जगह भी यही होगा। और अगर कोई मसला हो जाता है, तो फिर पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट करनी है। पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट पे जाना है। और इसका मैकेनिज्म क्या होगा? इसका मैकेनिज्म होगा कि या आर्बिट्रेशन कर लो आपस में, या फिर मामलात को देख के रिकंसिलिएशन कर लो। और इसके साथ साथ पीस को तो इंश्योर करना ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ इकोनॉमिक अफेयर्स को भी देखना होता है, और एक काम और करना होता है, सोशल अफेयर्स को भी देखना होता है एट वर्ल्ड लेवल। अब ये जो 5-6 चीजें हैं, इनको हमने रट्टा लगा लेना है। ये आपकी हर ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसी होंगी। बिफोर गोइंग डीप, मैं लीग ऑफ नेशन के बारे में आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि लीग ऑफ नेशन का जो क्रक्स था, वही क्रक्स UNO का है।
और वो क्रक्स, क्योंकि लीग ऑफ नेशन पहले पढ़ रहे हैं, लीग ऑफ नेशन में वो क्रक्स आर्टिकल 10 के अंदर मेंशन था, और यही एक आर्टिकल 10 था जिसकी वजह से यूएस सेनेट ने इजाजत नहीं दी थी वुड्रो विल्सन को लीग ऑफ नेशन ज्वाइन करने की। अभी आर्टिकल 10 क्या था? आर्टिकल 10 में दो चीजें थी। नंबर 1 तो ये है कि दूसरों की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। किसी भी स्टेट की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के अंदर पार्ट मतलब उसको हर्ट नहीं करना। ये आपका जो यूएन की बात करो तो आर्टिकल 2 यही कहता है कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड, इट मस्ट बी सॉवरन। और दूसरी ये थी कि हर स्टेट को पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस होगी। ये जो तीसरा पॉइंट है इससे यूएस को मसला था, दैट वाज कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट एक्ट्स ऑफ एग्रेशन। यूएस इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। यूएस उस टाइम दुनिया का पुलिसमैन नहीं बनना चाहता था। यूएस कहता था कि अगर कोई मसला होगा तो वी विल नॉट कम टू रेस्क्यू, वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन ऑल द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए यूएस ने इसको कभी भी ज्वाइन नहीं किया। अब इसकी कुछ कॉमन सी चीजें देख लेते हैं, बड़ी इजी हैं, ठीक है, कि इसकी ब्रांचेस कौन सी थी। तो इसकी जो पहली ब्रांच थी, इसकी ब्रांचेस देखने से पहले ना यूएनओ की देख लो ताकि तुम्हें समझ आ जाएगी। यूएनओ की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं आजकल? नंबर 1 जनरल असेंबली, नंबर 2 सिक्योरिटी काउंसिल, नंबर 3 आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नंबर 4 इकोनॉमिक एंड सोशल सेक्रेटेरिएट, एंड नंबर 6 ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये ब्रांचेस हैं यूएनओ की। अगर आप इनको लीग ऑफ नेशन की ब्रांचेस के साथ कंपेयर करो तो ये ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे जनरल असेंबली है, यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल थी, और यहाँ पे सिर्फ काउंसिल। यहाँ पे आईसीजे था, यहाँ पे पीसीआईजे था, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। बाकी यहाँ पे ये जो इकोसॉक है दैट वाज मिसिंग, और सेक्रेटेरिएट वैसे का वैसे था, और ट्रस्टीशिप काउंसिल की जगह पे कमीशन एंड कमिटीज थी। अगर ये याद हो गया है तो आपको ये डिबेट ही याद होगी कि इनमें फर्क ही क्या, ये वो ऑल दैट। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो पहली चीज इसकी असेंबली।
अब जो इसकी असेंबली के फंक्शन थे ऑलमोस्ट सारे के सारे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के फंक्शन है। इसका काम क्या था असेंबली का? नंबर वन कि ये बजट बनाती थी कि कितना खर्चा किधर करना है, कितना खर्चा किधर करना है। उसके अलावा जो जनरल पॉलिसी गाइडलाइन होती थी वो ये प्रोवाइड करती थी जनरल असेंबली। लेकिन इसमें एक मसला था। इसका मसला ये था कि इसके अंदर जितनी भी स्टेट्स थी उनका इक्वल सिंगल वोट था। ये तो ठीक है, ये तो यूएन में भी ऐसे ही है। लेकिन इनमें एक फर्क था। फर्क ये था कि इसकी असेंबली में जो डिसीजन पास करना होता था उस डिसीजन के लिए यूनानिमस वोट चाहिए होता था। और ये लीग मैं साथ साथ ये मसले भी बताता जाता हूँ, क्रिटिकल एनालिसिस में साथ साथ दे रहा हूँ। ये सबसे बड़ा मसला था क्योंकि इस मसले की वजह से पता क्या था? इस मसले की वजह से हर एक को, हर बंदे को वीटो राइट हासिल था। हाँ, कोई स्टेट छोटी है, कोई स्टेट बड़ी है, हर स्टेट को वीटो राइट हासिल था। गॉट माय पॉइंट? किसी भी स्टेट को मसला है, वो वीटो राइट कर देती है, तो वो बिल पास ही नहीं हो सकता। नंबर वन बजट पास करना है। नंबर टू जनरल पॉलिसी क्या होगी। नंबर थ्री हर किसी का इक्वल सिंगल वोट होगा। नंबर फोर जो भी डिसीजन करना है उसके लिए यूनानिमस वोट चाहिए। अब अगर यूनानिमस वोट चाहिए तो जाहिर बात है फिर हर बंदा वोट करेगा तो वो काम होगा। तो फिर जाहिर बात है हर एक स्टेट के पास वीटो राइट था। इसकी बेस पे यूएन में क्या अमेंडमेंट की गई? अभी यूएन में फिर हमें क्या नजर आता है कि बिल कैसे पास होंगे, कोई जनरल पॉलिसी बजट कैसे पास होगा? 2/3 मेजोरिटी के साथ। 2/3 मेजोरिटी के साथ। नहीं, ये कभी भी पॉजिटिव नहीं था, इट वाज ऑलवेज नेगेटिव। बिकॉज इसके साथ क्या होना था? इसके साथ होता ही ये था कि जो बिग स्टेट्स थी, अगर वो कभी खुल के सामने नहीं आना चाहती थी, अगर वो कभी खुल के सामने नहीं आना चाहती थी तो वो अपना काम किसी एक स्मॉल स्टेट से करवा लेती थी। मतलब अगर उस दौर में यूएस को लगता था कि यार मैं खुल के सामने नहीं आना चाहता, मैं क्लाइमेट एक्शन को है तो मेरे इंटरेस्ट में, लेकिन मैं इसको कब नहीं करना चाहता था, तो फिर वो किसी और स्टेट को इन्फ्लुएंस करके वीटो वोट में भिजवा देता था। द सेकंड थिंग वाज काउंसिल। जहां पे हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पे उनकी काउंसिल थी। इस काउंसिल के अंदर 4 मेंबर्स थे। कैन एनीवन टेल कौन कौन से मेंबर थे वो 4? ब्रिटेन, फ्रांस, जापान एंड इटली। इसमें एक सबसे बड़ा मसला है, इसमें एक सबसे बड़ा मसला है। इसमें 5वां मेंबर मिसिंग है और जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर होना चाहिए था, यूएस। अब इसकी वजह से मसला क्या होता था? मसला ये होता था कि यूएस है तो बाहर, यूएस है तो बाहर, लेकिन यूएस के उस टाइम के अंदर जो वर्ल्ड अफेयर्स चल रहे थे उसके अंदर बहुत बड़े स्टेक्स थे। तो असल में जो उस टाइम की ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि उस टाइम में जो वर्ल्ड अफेयर की डायरेक्शंस थी वो भी क्लियर नहीं थी। पता ही नहीं होता था कि महबूब नंबर 1 के पास जाना है
या महबूब नंबर 2 के पास जाना है, काउंसिल को यूज करें या फिर यूएस के पास जाएं। The world was altogether confused. और there were many occasions जहां पे काउंसिल को ऑल टुगेदर इग्नोर करके सारे के सारे डिसीजंस यूएस में होते थे। क्यों? क्योंकि यूएस ही तो सारा पैसा लगा रहा था अंडर डिफरेंट प्लान्स। यूएस यहाँ पे पार्टिसिपेट तो नहीं किया, लेकिन ये यहाँ पे यूएस पूरे बैकग्राउंड पे खेल रहा था, तो डायरेक्शन ही नहीं समझ आती थी। और बाद में काम पे काउंसिल की बजाय यूएस को देखना होता था, और काउंसिल और इसका जो काम था, इस काउंसिल का जो मेन था, जो मेन काम था, वो आज भी हमारी सिक्योरिटी काउंसिल का यही काम है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी में बहुत अहम रोल प्ले करना होता है। लेकिन हुआ पता क्या, इसके 2 मेंबर थे, इटली और जापान। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कलेक्टिव सिक्योरिटी करनी थी, ठीक है। मतलब खरबूजों की रखवाली पे किसको बिठा दिया, गिदे मंचूरिया के ऊपर, और इसने अटैक कर दिया अबसीनिया के ऊपर। और जब इनसे पूछा भाईजान आपने तो कलेक्टिव सिक्योरिटी करनी थी, ये क्या किया, तो इन दोनों ने व्हाट्सएप का वो ग्रुप ही छोड़ दिया, बाहर में गई तुम्हारी काउंसिल, संभालो इसको। मतलब जो कस्टोडियन थे उन्होंने खुद कलेक्टिव सिक्योरिटी का और लीग ऑफ नेशन का बेड़ा गर्क किया। पीसीआईजे, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, इसका जो हेडक्वार्टर था दैट वाज इन हेग। हेग कहाँ पे है, हॉलैंड में है। इसके जो जजेस होते थे वो 15 होते थे, फ्रॉम 15 डिफरेंट कंट्रीज। अलबत्ता इन्होंने अपने टेन्योर में अराउंड 60 केसेस सॉल्व किए। हॉलैंड को नीदरलैंड ही कहते हैं बेटा। There is no difference between two. लेकिन इसका मसला क्या था, इसका मसला ये था कि ये जो भी डिसीजंस होते थे, जी टिल 1946, कोई बात नहीं, जिंदगी में बड़ी चीजें इंसान को पहले दफा पता चलती हैं, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। अच्छा, इसके जितने भी डिसीजंस होते थे, इसके जितने भी डिसीजंस होते थे, मसला ये होता था कि वो डिसीजंस बाइंडिंग, कंट्रीज में बाइंडिंग नहीं होते थे। और क्योंकि उनको को बाइंड करवाने वाला था ही नहीं, कोई इंटरनेशनल सॉवरेन अथॉरिटी थी ही नहीं, तो ये डिसीजंस कैसे इंप्लीमेंट होते थे, ये डिसीजंस ऑन द स्वीट विल ऑफ स्टेट्स एक्सेप्ट होते थे। अगर स्टेट को अच्छे लगते थे वो इंप्लीमेंट कर लेती थी, नहीं लगते थे तो बाहर में गए। उसके बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज सेक्रेटेरिएट। अब जिस तरह हमारे सेक्रेटेरिएट हैं, इस्लामाबाद में है, फिर पंजाब में है, फिर कराची में है, उनका काम क्या होता है, मतलब खतो किताबत करना, जो चीज होगी है, पॉलिसी बन गई है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना, ये वो। तो उसको तुम कह लो कि इट वाज टाइप ऑफ इंटरनेशनल सिविल सर्विस। मतलब जो भी काम होते थे
जो भी काम होते थे, जो भी लॉज बनते थे, जो भी रेगुलेशन करते थी, वो जो रेगुलेशन को एग्जीक्यूट करवाना होता था, वो ये एग्जेक्टिव हेड सेक्रेटेरिएट एग्जीक्यूट करवाता था। और जितनी भी रूल्स की ड्राफ्टिंग होती थी, वो सारा काम सेक्रेटेरिएट करता था। और जो भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेन डिसीजंस होते थे, वो भी यही लोग करते थे। यार मुझे शर्म आ रही है, मैं ये क्या पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? मजा आ रहा है मतलब इसमें? तुम क्या पढ़ रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट? या मतलब ठीक है। किस किस को अच्छा लग रहा है? सैरिश खान को वैसे को बात समझ आती नहीं है, और आज उसको नींद आ रही है। चलो ठीक है, मतलब माशाल्लाह काफी सारे जो है ना वो निकम्मे लोग हैं, तो पढ़ा देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट द लास्ट थिंग थी दैट वाज कमीशन एंड कमिटीज। अब इसमें मैं मेन चीजें बताता जाता हूँ। इसके अंदर जो मेन चीज थी वो थे मैंडेट्स। वेलकम बेटा। मैंडेट्स, अब मैंडेट्स में क्या था कि जो भी उस दौर में किसी कंट्री की कॉलोनियल पावर से जान छुड़वाई जाती थी, मतलब जो जर्मनी किसी की जान छोड़ता था या कोई किसी की जान छोड़ता था, तो उनको अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए, इस काबिल बनाने के लिए कि वो अपने स्टेट अफेयर खुद रन कर सकें, तो फॉर द टाइम बीइंग उन कंट्रीज को, उन इलाकों को मैंडेट्स के हवाले कर दिया जाता था। और कमीशन, जैसे यहाँ पे रेफ्यूजी कमीशन बनाया गया कि वो तमाम लोग जो जंग में फंस गए थे रशिया में, ठीक है, उनको वहां से सॉरी यूएसएसआर में फंस गए थे जो लोग, और वो डिफरेंट लोग जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में वॉर प्रिजनर्स बन गए थे, उनको सेफली अपने घर तक पहुंचाया गया। यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो कि तुमने लीग ऑफ नेशन के बारे में हमेशा यही सुना होगा कि ये फेलियर था, फेलियर था, फेलियर था। तो ऐसा नहीं था, इसने बहुत अच्छे काम भी किए। तो सो लेट्स हैव अ लुक ऑन इट्स सक्सेसेस, किसने कौन कौन से अच्छे काम किए। तो जो सबसे अच्छा काम किया इसने, यू मस्ट कीप इन दिस थिंग, इट वाज नॉट अ टोटल फेल्योर, ऐसा नहीं था। ये जो आज आपको यूएन मिलती है, यूएन मिलती है, इसकी जो सारी बेसिस हैं, दैट वाज फ्रॉम लीग ऑफ नेशन, एंड इट वाज द फर्स्ट पायनियर ग्लोबल पीस मेकिंग इंस्टीट्यूशन। और ये बहुत बड़ी बात थी जो इसने ये वाला काम अकम्प्लिश करवाया कि लोगों को, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, उनको सेफली अपने होमलैंड तक पहुंचाया। दैट वाज अ ग्रेट थिंग ऑन द पार्ट ऑफ लीग ऑफ नेशन। उसके बाद इसने अपने प्लेटफॉर्म में आईएलओ बनाई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आपको संडे की छुट्टी मिलती है, दैट अवार्ड गोज टू आईएलओ। ये जो आपको कंट्रीज के अंदर
वेजेस फिक्स्ड मिलती हैं, दैट आवाज गोज टू ILO। उसके बाद इसने हेल्थ कमीशन बनाया, उस हेल्थ कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया। बच्चे इट वाज पायनियर ग्लोबल पीस इंस्टीट्यूशन, मतलब इससे पहले कोई ग्लोबल लेवल पे, दुनिया के लेवल पे पीस मेंटेन करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन तो नहीं था ना। छोटी छोटी कॉन्फ्रेंसेस थी, लीग्स थी, ट्रीटीज थी, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट नहीं था कि ये इंस्टीट्यूशन है, ये इसकी चीजें हैं, ये काम करेगा। सो इट वाज द पायनियर ग्लोबल पीस मेकिंग इंस्टीट्यूशंस। और इसने जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे वर्ल्ड वॉर 1 में, जो इधर उधर रह गए थे, मुख्तलिफ कंट्रीज ने पकड़ के प्रिजनर्स बना लिए थे, जैसे USSR में काफी सारे जर्मन्स थे, तो ये इसी लीग ऑफ नेशन ने उनको उनके घरों तक पहुंचाया। और इसी ने ILO बनाई, ILO में संडे की छुट्टी, ये जो वेजे फिक्स करवाया एंड ऑल दैट। और जैसे हेल्थ कमीशन बनाया इसने, जैसे रशिया के अंदर टाइफस एक डिजीज होती है, वो फैलने लगी थी, उसको इन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया। और एक इशू था फिनलैंड वर्सेस स्वीडन के दरमियान, और वो इशू था एक आइलैंड के ऊपर, जिस आइलैंड को कहते हैं अलांद आइलैंड, ALAND। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ने इसका प्रॉपर डिसीजन किया, और ये जो कंटेस्टेड आइलैंड था, दिस वाज गिवन टू फिनलैंड। जैसे एक और इलाका था, उसको कहते हैं अपर साइलेसिया। इसके ऊपर काफी सारे कंट्रीज जो हैं वो कंट्रोल करना चाहते थे, तो ये एरिया एमिकेबली दोस्ताना वे में दो कंट्रीज में डिवाइड किया गया, बिटवीन पोलैंड एंड जर्मनी। मुसल जो इराक में है, उसके ऊपर जो ऑटोमन एम्पायर थी वो कब्जा करना चाहती थी, तो उनसे ये एरिया छुड़वा के ये एरिया इराक के हवाले किया गया। लेकिन आप ये जितने भी इश्यूज देख रहे हैं ना, इसमें सारी की सारी स्मॉल स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, कहीं पे भी आपको बिग स्टेट इन्वॉल्व नहीं मिलती। तो यस, इन क्रिटिकल डिबेट तुम ये कह सकते हो कि इकोनॉमिक, सोशल और वो पॉलिटिकल इश्यूज जहां पे स्मॉल स्टेट्स इन्वॉल्व थी, वो तो इसने किए बड़े अच्छे। लेकिन वो पॉलिटिकल इश्यूज, वो इकोनॉमिक इश्यूज जहां पे लार्जर एंड पावरफुल स्टेट्स इन्वॉल्व थी, वहां पे लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं कर सकी। सो दैट्स व्हाई देयर वाज फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। ये क्यों फेल हुई, कुछ इसके बारे में भी देखते हैं। तो आज के लेक्चर में जो मुझे एक ही बात अच्छी लगी है, और जो मैंने आज अपनी पुराने एक नोट से निकाली थी, वो बस यही है कि लीग ऑफ नेशन फेल क्यों हुई। व्हाट अबाउट द रीजंस ऑफ द फेलियर, क्या समझ आती हैं? मुझे ये पहला पॉइंट बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, ये सही जिसको एनालिसिस कहते हैं, वो ये है। पहला पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि लीग ऑफ नेशन, बस आज की क्लास का सबसे अच्छा पॉइंट यही है, लीग ऑफ नेशन वाज क्लोजली लिंक्ड विद ट्रीटी ऑफ वर्साइल। तो तुम्हें ये पॉइंट समझ आ गया, तुम्हें बड़ा मजा आने वाला है। लीग ऑफ नेशन वाज क्लोजली लिंक्ड विद ट्रीटी ऑफ वर्साइल, और ट्रीटी ऑफ वर्साइल में
रिवेंज था अगेंस्ट जर्मनी। तो यू कैन से कि इसकी बुनियाद ही गलत रखी गई, क्योंकि इस ट्रीटी के अंदर इटली और जर्मनी को वो एरियाज जो इनसे वादा किए गए वो नहीं दिए गए, और जर्मनी के साथ बाकी और बहुत सारी ज्यादतियां की गई। तो इन चीजों ने बाद में फूड प्रोवाइड की किसको? मोसोलिनी को और हिटलर को। और यही दो लोग बाद में लीग ऑफ नेशन का भट्ठा बैठाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, बिकॉज दे फ्यूल्ड नेशनलिस्ट एजेंडा on the basis of these mishappenings that happens with them. This is the only interesting point that is today's lecture, कि लीग ऑफ नेशन की बुनियाद रखी गई ट्रीटी ऑफ वर्साइल से, और ट्रीटी ऑफ वर्साइल में इटसेल्फ बहुत बड़े मसले थे। इसके अंदर रिवेंज था, इसमें इटली को और जर्मनी को नाराज किया गया। इटली को वो एरिया जिनसे प्रॉमिस किए गए वो दिए नहीं गए, और जर्मनी से वो एरिया जिनके थे वो सारे छीन लिए गए। इसी चीज ने बाद में मुसोलिनी और हिटलर को लेकर आए, जिनके नेशनलिस्ट एजेंडे ने लीग ऑफ नेशन को फेल किया। अच्छा लगा पॉइंट कि नहीं? द सेकेंड थिंग कि इट वाज रिजेक्टेड बाय यूएसए। तो इसकी वजह से, यूएस की रिजेक्शन की वजह से, वो जो इसको एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलना था ना, उसको जो एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलना था या एक किस्म का सॉवरन हासिल होना था, वो मिसिंग था। ये तो दो बातें हर बंदा लिखेगा। मुझे जो लगता है वो तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यूएस ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन यूएस अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड अफेयर के सेंटर में तो आ गया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। अब यूएस ने इसको ज्वाइन नहीं किया, तो वो जो डायरेक्शन ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स है वो क्लियर नहीं थी कि किबला जो है वर्ल्ड अफेयर का वो किस तरफ होना चाहिए, आइदर टुवर्ड्स लीग ऑफ नेशन, आइदर टुवर्ड्स यूएसए। नंबर 3, जो इसका कॉवेनेंट था, लीग ऑफ नेशन का जो कॉवेनेंट था, दैट वाज वीक। सुहेल क्या हो गया है? 2 दफा तो बच्चे रिपीट किया है मेरा मिठू, क्या कह रहे हो सर? रिपीट करें, मेरा सीढ़ियों से तो वहां चला गया था। ओहो, अब मुझे तो तुम्हारे सवाल की समझ नहीं आ रही कि तुम पूछ क्या रहा हो। What are you asking actually? ओके, रिवेंज तो मैंने आपको वर्ल्ड वॉर 1 में ही समझा दिया था जब हम वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ रहे थे। मैं ये कह रहा हूं यार, लीग ऑफ नेशन की जो बेसिस हैं वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में थी। ट्रीटी ऑफ वर्साइल की बेसिस पे लीग ऑफ नेशन बनी थी। और जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल है, जब मैंने आपको ये बताया था कि जब मैं वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ा रहा था मैंने आपको, तो मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था कि वर्ल्ड वॉर 2 की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल थी।
क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइल में इटली और जर्मनी को फेयरली ट्रीट नहीं किया गया था, तो उस चीज की वजह से उनमें रिवेंज डेवलप हुआ, और वही रिवेंज बाद में हिटलर और मुसोलिनी की शक्ल में निकला, जिन्होंने लीग ऑफ नेशन को फेल किया। और दूसरी बात ये है कि इट वाज रिजेक्टेड बाय यूएसए, तो वो जो साइकोलॉजिकल बूस्ट था, वो सॉवरेनिटी वो मिसिंग थी, और वर्ल्ड अफेयर की जो डायरेक्शन है दैट वाज नॉट क्लियर। और तीसरी चीज अभी ये बता रहा हूँ कि जो कॉवेनेंट था या जो चार्टर था, वो ही इटसेल्फ बहुत वीक था। क्योंकि इसमें पता है इन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने ये कहा कि कलेक्टिव सिक्योरिटी होनी चाहिए, इट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन बाद में क्या किया इन्होंने 1923 में एक अमेंडमेंट की, और इसमें ये कहा कि अगर कोई कंट्री नहीं आना चाहता, मतलब अग्रेशन हुआ है और उस एग्रेशन के लिए कलेक्टिव सिक्योरिटी चाहिए, अगर कोई कंट्री नहीं आना चाहता तो वो ना आए। व्हाट इज द जोक? सो इट वाज लिटरली अ जोक। और उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई लिखेगा, इंशाल्लाह ये तुम लिखोगे, दैट वाज इकोनॉमिक क्राइसिस। मस्ट पुट 1929। ग्रेट डिप्रेशन का ये जितने भी इवेंट्स है ना, उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट है, क्योंकि लीग के पास कोई इकोनॉमिक रिकवरी का मैकेनिज्म तो था नहीं, लीग के पास कोई इकोनॉमिक रिकवरी का मैकेनिज्म तो था नहीं, और जहां पे डिप्रेशन आया है, जिस चीज ने सहारा देना था, वहां पे इटसेल्फ डिप्रेशन आ गया। ठीक है, और जब डिप्रेशन आया तो वो यूएस तो इसका हिस्सा ही नहीं था, तो इसकी वजह से कंट्रीज ने दे स्टार्टेड फॉलोइंग मर्केंटाइलिस्ट पॉलिसीज। ओके, अब यहाँ पे आज की क्लास का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि लीग ऑफ नेशन के अंदर जो कंट्रीज को सजा देने के लिए जो एक चीज रखी गई थी, दैट वर इकोनॉमिक सैंक्शंस। और मोस्टली जितनी भी वायलेशन हुई हैं, ये पॉइंट बड़े ध्यान से समझना, मोस्टली जितनी भी वायलेशन हुई हैं वो 1930s के बाद हुई हैं। जापान ने मंचूरिया पर अटैक 1930s के बाद किया, इटली ने अबसिनिया पे अटैक 1930s के बाद किया, जापान ने अल्सैसे लोरेन पे अटैक 1930 के बाद किया। और जब बात आती थी उनको सबक सिखाने की, उनको इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने की, तो इकोनॉमी के ऑलरेडी इतने बुरे हालात थे ड्यू टू ग्रेट डिप्रेशन कि कोई इकोनॉमिक सैंक्शन को सोचता ही नहीं था। जब कोई इकोनॉमिक सैंक्शन का नहीं सोचता था, ऊपर कोई चेक ही नहीं था, तो हर बंदा अपनी मर्जी कर रहा था। गॉट माय पॉइंट? उसके बाद उन्होंने एक और बहुत बड़ी चवल मारी। यार मैंने कितने पॉइंट्स पढ़ाने हैं अनान? आज आपने पहली दफा क्वेश्चन पूछा है तो मैं रिपीट करता हूँ। देखो, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया ना, हर कंट्री की इकोनॉमी बैडली सफर कर रही है। 1930s के बाद हर कंट्री की इकोनॉमी बैडली सफर कर रही है। ठीक है, गॉट दिस? उसके बाद तुम ये देखो कि जापान ने चाइना के ऊपर अटैक किया, चाइना के एरिया मंचूरिया पे अटैक किया। कब किया? 1931 में। ठीक है, इटली ने अटैक किया एबसिनिया के ऊपर। कब किया? 1935 में। ठीक है, और इसी तरह हिटलर की भी जितनी भी ये अल्सैसे लोरेन पर अटैक है, या कह लो कि यूगोस्लाविया पे इसने कब्जा किया, वो भी आफ्टर 1930s है। अब मैं कहना ये चाह रहा था कि लीग ऑफ नेशन के पास, या जैसे आजकल यूएन के पास, कोई भी एग्रेशन करता है उसको सबक सिखाने के लिए एक सबसे अच्छा टूल होता है ना, इकोनॉमिक सैंक्शन।
जैसे ईरान के ऊपर लगी हुई हैं, जैसे रशिया के ऊपर लगी थी इकोनॉमिक सैंक्शंस। तो लीग ऑफ नेशन के पास भी एक टूल था कि वो कंट्री जो एग्रेशन कर रहा है उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दें। तो लीग ऑफ नेशन की जब इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने की बारी आई, जब टाइम आया, तो हालात ऑलरेडी इकोनॉमिकली इतने खराब थे कि ये वाली ऑप्शन कहीं बचती ही नहीं थी। डिप्रेशन था तो ये वाली ऑप्शन बचती नहीं थी। जब ये वाली ऑप्शन बचती नहीं थी तो दे वर ऑलमोस्ट फ्री टू फॉलो देयर ओन परसूट, जिसके ऊपर कोई मर्जी अटैक कर दे, कोई चेक एंड बैलेंस था ही नहीं। क्या बात, वेरी गुड। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज फेलियर। नहीं यार, पढ़ाने के लिए चीजें हैं, है ना, इजी ले गया था मैं तो। फेलियर ऑफ disarmament conference that happened in 1932 to 1933। इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि उन्होंने कहा, एक डिसआर्ममेंट कॉन्फ्रेंस करवाई कि जिसके पास जितने भी कन्वेंशनल वेपन्स हैं वो खत्म कर दे, रिड्यूस कर दे, और सारा नजला गिरा जर्मनी के ऊपर कि जर्मनी तो बिल्कुल ही ना अपने रिड्यूस कर दे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। इस आर्मामेंट कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। वो ब्लंडर क्या था? वो ब्लंडर ये था कि जो काउंसिल के मेंबर हैं वो आर्मामेंट रिड्यूस नहीं करेंगे। जर्मनी ने कहा, अन्नी दो मजाक है, तो व्हाई वी शुड देन। इस चीज ने हिटलर को बनाया पागल, और हिटलर ने इसी चीज को इतना कैश किया कि देखो, बाकी दुनिया, यूरोप जो है वो सिर्फ हमें नीचा दिखाना चाहता है, फ्रांस एंड यूएस सिर्फ हमें नीचा दिखाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है। दे वांट टू सी अस डाउन। इस चीज ने इसका नेशनल प्रोपेगेंडा और ज्यादा एक्सपैंड कर दिया। द नेक्स्ट पॉइंट इज reluctance of global leaders. It is very interesting thing to know कि कोई भी काम होता है ना, उसके लिए मोटिवेशन होती है। कोई बंदा भाग भाग के आगे आ रहा होता है और आगे चढ़ चढ़ के सारे काम कर रहा होता है। तो दैट गाय वाज वुडरो विल्सन। बाकी को तो किसी को इंटरेस्ट नहीं था। बाकी हर किसी को अपने जाती इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, अपने नेशनल इंटरेस्ट थे। अगर आप क्ली मैंसियू को देखते हो, जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का, या अगर आप लॉयड जॉर्ज को देखते हो जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर था फ्रांस का, दे वर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड। और इसके बाद कमिटमेंट भी नहीं थी। कमिटमेंट का सीन ये है, मैं आपको दो इवेंट्स बताता हूँ। कमिटमेंट का सीन ये है कि यहाँ पे कि जापान ने अटैक किया मंचूरिया के ऊपर। इन्हें कहा बाढ़ में जाए, इतनी दूर है, हम यूरोप में बैठे हैं, ये एशिया में पंगे हो रहे हैं, हमारा कुछ लेना देना नहीं है, करने तो खैर है। इटली ने अटैक किया एबसीनिया के ऊपर। कमिटमेंट का लेवल ये था, इन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया यूके एंड फ्रांस ने कि यार इस तरह करते हैं कि इटली को नाराज नहीं करते। इटली को नाराज क्यों नहीं करना? बिकॉज इटली को नाराज कर दिया तो इटली बाद में जर्मनी के साथ मिल जाएगा, और जर्मनी ऑलरेडी एक्सपेंडिंग पावर है। यही कारस्तानियां थी
कि आफ्टर दिसंबर 1939 लीग ऑफ नेशन का आखिरी इजलास हुआ, उसके बाद कभी इजलास हुआ ही नहीं। अगर मैं इसको सम करूं तो मैं इसको 3 लेवल पे सम कर सकता हूं। 3 लेवल में इसको सम कर सकता हूं। एट ग्लोबल लेवल क्यों फेल हुई, एट स्टेट लेवल क्यों फेल हुई, एंड एट इंडिविजुअल लेवल क्यों फेल हुई। ग्लोबल लेवल पे जो सबसे बड़ी बात थी कि दुनिया अगेन मल्टीपोलर हो गई थी। हर किसी को अलायंस बनाना था और किसी तरीके से अपने इंटरेस्ट को सेव करना था, और कलेक्टिव सिक्योरिटी बिल्कुल ही मिसिंग थी। उसके बाद जो ग्लोबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल इम्बैलेंस था। यूएस एक तरफ है, ये एक तरफ है, पता ही नहीं है किस तरफ मुंह करना है। और जो आखिरी इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट था दैट वाज ग्लोबल इकोनॉमिक कोलैप्स, ग्रेट डिप्रेशन। स्टेट लेवल पे क्या हुआ कि स्टेट लेवल पे स्टेट ने बजाय कलेक्टिव एक्शन करने के, स्टेट अपने स्टेट इंटरेस्ट को और स्टेट अपने रिलेटिव गेन को देखने लग गई थी। और इंडिविजुअल लेवल पे हिटलर, मुसोलिनी का अग्रेशन, चैम्बरलेन और जॉर्ज का नॉन सीरियस एटीट्यूड, और इन लीडर्स की पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट रादर कलेक्टिव एक्शन ने लीग ऑफ नेशन का बेड़ा गर्क कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम जितनी भी आगे ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे तो तुम्हारे ज़हन में बेसिक फ्रेमवर्क आ गया ना कि उनको कैसे करना है, पता चल गया है। यार ग्लोबल लेवल ये था कि दुनिया मल्टीपोलर हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दुनिया मल्टीपोलर थी। हर किसी को अपने अलायंस बनाने और हर किसी को अपने इंटरेस्ट बनाने की पड़ी थी। कोई कलेक्टिव सिक्योरिटी की तरफ देख ही नहीं रहा था। और ग्लोबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर टोटली इम्बैलेंस था। एक तरफ यूएस बैठा हुआ था और दूसरी तरफ जो है वो लीग ऑफ नेशन चल रही थी। और तीसरी बड़ी चीज बताई कि ग्लोबल इकोनॉमिक कोलैप्स, ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। सुहेल, वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे आपको मिलते हैं 10 अदद लितर, वो भी भिगो भिगो के। यही तो अभी बेटा इतनी डिस्कशन की है अभी, मतलब वही बात आपने पूछी है। क्या कर रहे हो? आपे से मुझे So 10 minute ऐसे break, only 10 minutes. Only 10 minutes up to 11. We will start sharp at 11.
जैसे कि मैं तुम्हें पहले ही बता दी है कि यूएन में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, और इसकी काजेज फेलियर्स वो सारी वो चीजें जो तुम्हें पता ही होंगी, क्योंकि ये तो सारे तुम्हारे सामने ही चल रहा है ना, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई। वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई, तो वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने के साथ ही यूएन बनी। लेकिन मैं थोड़ा सा जिसकी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताता हूँ। यूएन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नहीं बनी थी, नो। यूएन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 यूएन की फेजेस स्टार्ट हो गई थी। मतलब आप ये देखें कि इट वाज अगेन एन अमेरिकन प्रेसिडेंट। ये अक्सर एमसीक्यू आता है कि यूनाइटेड नेशंस किसने नाम रखा। इट वाज अगेन एन अमेरिकन प्रेसिडेंट, एफ डी रूजवेल्ट, जिसको एफडीआर कहते हैं, हु कॉइंड द टर्म यूनाइटेड नेशंस। और पहले ये जो टर्म है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, बल्कि इकट्ठे होके जो एक्सिस पावर्स थी उनको हराने के लिए यूज की गई। सीन ये हुआ कि सेंट जेम्स पैलेस एक जगह है यूके में, वहां पे 1941 में 14 नेशंस इकट्ठी हुई एंड दे वर ऑलमोस्ट ऑल अलाइज। और उन्होंने मिलके एग्रीमेंट किया कि पीस शुड बी एस्टैब्लिश्ड और ये जो एक्सिस पावर्स हैं उनको किसी तरीके से हराया जाए। तो उसके साथ ही आफ्टर सम डेज एक अटलांटिक चार्टर हुआ। और अटलांटिक चार्टर की इंटरेस्टिंग बात ये है कि अटलांटिक चार्टर विद इन अ शिप हुआ। मतलब अटलांटिक के अंदर विद इन अ शिप ये चार्टर हुआ अगेन इन 1941 बिटवीन यूएसए एंड यूके। इधर से था एफडीआर और इधर से था विंस्टन चर्चिल। और यही बातें उन लगी कि मतलब किसी भी तरीके से नाजिज्म को एंड करना है और दुनिया में पीस लेकर आना है। और पीस इस तरह लेके आना है कि आज के बाद ये ना हो कि आफ्टर ए वॉर कोई कंट्री दूसरे कंट्री को ऑक्युपाई कर ले। आफ्टर दैट ये हुआ कि 1942 में डेक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन हो गई। लेकिन अभी तक भी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन है वो अभी तक भी मिसिंग थी। आपने एक नाम रट लेना है, डू कीप इट इन योर माइंड, दैट इज डम्बर्टन ओक्स 1944। ये वाशिंगटन में एक जगह है। यूएन का पहली दफा जो ब्लू प्रिंट तैयार हुआ कि ये यूएन होगी, उसमें इतने लोग होंगे, उसके अंदर ये ब्रांचेस होंगी, उसका बेसिक फंक्शन ये होगा, इसका काम ये होगा, इसका मतलब जो डिटेल्ड वर्क है ना, पहली दफा वो ये डम्बर्टन ओक्स जो है ना कॉन्फ्रेंस जो 1944 में हुई वहां पे हुआ। उसके बाद एक और कॉन्फ्रेंस हुई, दैट इज याल्टा कॉन्फ्रेंस, ठीक है। उस याल्टा कॉन्फ्रेंस में जो ये भी 1944 में ऑलमोस्ट हुई, इसके अंदर जो इस कॉन्फ्रेंस में कमियां रह गई थी, जो इस कॉन्फ्रेंस में कमियां रह गई थी उनको दोबारा रीशेप किया गया। और इसके अंदर जो तमाम ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जो पहले इश्यूज रह गए थे उनको डिस्कस किया और यूएन को एक फाइनल शेप दी। फिर इस यूएन को जब साइन करने का टाइम आया, इस यूएन को जब साइन करने का टाइम आया तो फिर एक और कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और वो जो किसी ने अभी कहा था दैट वाज सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस।
that held in 1945. इसके अंदर 50 नेशंस आई थी। उस टाइम जो पोलैंड था वो भी राजी था कि ये बननी चाहिए, लेकिन पोलैंड के अंदर इलेक्शन वगैरह चल रहे थे, तो पोलैंड प्रेजेंट नहीं था, लेकिन पोलैंड की विलिंग पूरी थी। तो 26 जून 1945 को इसको अडॉप्ट किया गया यूएन चार्टर को। देखो एक बात याद रखना, अभी अडॉप्शन ऑफ यूएन चार्टर हुआ है, अभी इन्फोर्स नहीं हुआ। तो जो इन्फोर्स्ड हुआ वो 24 अक्टूबर 1945 में इन्फोर्स्ड हुआ, और अभी जो यूएन डे मनाया जाता है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। सो 1945 में जो इसके मेंबर थे वो 51 थे, और आजकल जो इसके मेंबर हैं वो 193 हैं, और जो लास्ट कंट्री जिसने यूएन को ज्वाइन किया दैट वाज साउथ सुडान, जो आई गेस 2012 में इसने ज्वाइन किया। So principles and objectives, I will not repeat for the sake of repeating the things. वही प्रिंसिपल्स हैं कि वर्ल्ड पार्लियामेंट है, और जनाब मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी है, प्रमोटिंग डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमैनिटेरियन एड, मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशनशिप, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, और मेंबर को डिस्प्यूट नहीं करना, कलेक्टिव एक्शन लेना है, एंड ऑल दैट। हम आते हैं थोड़े से इसके ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। तो इसकी जो एक ऑर्गन है दैट इज जनरल असेंबली, दैट इज एक किस्म की वर्ल्ड पार्लियामेंट है, जिसके अंदर हर छोटे कंट्री का, बड़े कंट्री का वोट जो है वो इक्वल है, और एक वोट है उसका, लेकिन जो भी इसका डिसीजन होता है दैट इज 2/3। अब मैं इसकी क्रिटिसिज्म साथ साथ करता जाऊंगा। जनरल असेंबली जितनी भी रेजोल्यूशंस पास करती है, सिवाय बजटरी रेजोल्यूशन के, कोई भी रेजोल्यूशन बाइंडिंग नहीं होती। बजटरी रेजोल्यूशन के अलावा कोई भी रेजोल्यूशन बाइंडिंग नहीं होती, उसके लिए यूएनएससी का अप्रूवल चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा इशू है यूएन का। तो जब भी यूएन के रिफॉर्म की बात है, तो जो सबसे पहले चीज रिफॉर्म होने वाली है वो यही है कि अगर एक डिसीजन भाई 2/3 मेजोरिटी के साथ हो रहा है, इतनी बड़ी ग्लोबल कम्युनिटी अगर उस चीज के लिए यस का वोट दे रही है, तो दैट मस्ट बी बाइंडिंग इन इट्स कैरेक्टर। सिक्योरिटी काउंसिल क्या करती है? ऐसा कोई माने ना माने उसकी मर्जी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके ऊपर किसी के ऊपर सैंक्शन नहीं लग सकती। इसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी है, और इसका जो मसला है वो ये है कि इसके मेंबर तो 15 हैं, लेकिन असल में इसके मेंबर सिर्फ 5 हैं, बाकी जो 10 हैं वो फारिगी हैं। दे आर नॉन परमानेंट मेंबर्स। और ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं, यहाँ पे हर किसी के पास वीटो पावर है। अब मुझे इसमें जो चीज लगती है कि रिफॉर्म होनी चाहिए, वो मुझे जो लगता है, मेरा ये ओपिनियन है,
आप अपना जाती ओपिनियन खुद भी डेवलप कर सकते हो। आप अपना ओपिनियन, मैंने हमेशा यही ओपिनियन डेवलप किया कि पहली बात तो ये है कि इन नॉन परमानेंट मेंबर की जो प्रोपोर्शन है वो इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब ये तकरीबन 20 कर दिया जाए। उसके बाद जो यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल का डिसीजन है उसको भी 2/3 बेस कर दिया जाए, उसको भी 2/3 कर दिया जाए, और जो यहाँ पे 2/3 पे फैसला होगा वो दैट मस्ट बी द बाइंडिंग एंड ऑल दैट, और किसी के पास वीटो पावर ना हो। दैट इज माय ओपिनियन, यू कैन डिसएग्री विद दैट। यार जब तादाद ज्यादा हो जाएगी, जब तादाद ज्यादा हो जाएगी तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कॉन्टिनेंट से रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, और अगर 2/3 मेजोरिटी आप ले रहे हैं किसी भी डिसीजन के लिए तो वो ऑलमोस्ट मतलब एक डेमोक्रेटिक सा डिसीजन हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा। बाकी ये इकोसॉक है यूएन का, जो अभी करंटली 70% फंक्शंस तुम्हें नजर आते हैं वो इकोसॉक करती है। 70% functions of the UN are done in the framework of ECOSOC. इसके 54 मेंबर्स हैं। उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल थी, आज खत्म हो गई है। जिस तरह वहां पे मैंडेट सिस्टम था लीग ऑफ नेशन में, इसी तरह ये ट्रस्टीशिप काउंसिल थी, लेकिन 1994 के बाद इसने काम करना छोड़ दिया है। इसका काम इस तरह था ना, इसका काम था कि जो कंट्रीज पहले कॉलोनीज थी अब जब वो आजाद होंगी तो उनको एज ए ट्रस्ट हवाले कर दिया जाएगा वेस्टर्न कंट्रीज के, और जब उनकी इतनी कैपेसिटी हो जाएगी कि वो अपने आप को खुद रन कर सकें तो उनको आजाद कर दिया जाएगा। अब कॉलोनीज तो अब बची नहीं, तो फिर ये ट्रस्टीशिप काउंसिल को क्या करना था? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये जुडिशियल ऑर्गन है, 15 मेंबर हैं इसके। मसला इसका भी यही है कि इसके डिसीजन भी जो है ना वो बाइंडिंग नहीं होते, और ये डोमेस्टिक अदालतों की तरह सू मोटो नहीं ले सकती। ये मुझे इसके अंदर बहुत अच्छा ओपिनियन लगता है कि इसके पास सू मोटो की अथॉरिटी होनी चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास सू मोटो की अथॉरिटी होनी चाहिए। जहां पे भी ज्यादती हो ये वहां पे सू मोटो ले, और जो डिसीजन करे दैट मस्ट बी बाइंडिंग। अगर वाकई यूएन को यूएन बनाना है, अगर उसकी लॉन्डी बनाना है तो फिर जो मर्जी कर लो। अच्छा ये चेक करो किसने रोल नंबर नहीं लिखा हुआ, तो सू मोटो बेटा वो तो अब आपने खुद ही सर्च करनी है ना यार, मतलब सू मोटो कभी नहीं पता तो फिर मुझे नहीं पता, बस फिर हमारी लड़ाई होगी। बेटा सू मोटो वो होता है कि जो अदालत अपनी मर्जी से काम नहीं करती, मतलब हेल्थ है पाकिस्तान में, अगर अगर अदालत को लगता है कि हेल्थ काम नहीं कर रही तो अदालत खुद जो है ना वो अपनी मर्जी से हेल्थ को चेक करने आई, दैट इज सू मोटो। आज खुद
देखो सैरिश को भी पता है। Anyhow, the last branch is secretariat. ये जो ये जो ये जो होता है ना सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ, वो असल में सेक्रेटेरिएट का हेड होता है, ठीक है। इसका मेन हेड तो यूएन में होता है, सॉरी न्यूयॉर्क में होता है, लेकिन इसके रीजनल हेड्स भी काफी ज्यादा हैं और अराउंड वन सना जो जजेस हैं वो जो है ना वो 15 जजेस होते हैं, ठीक है। और उनकी जो टर्म होती है वो 9 इयर्स होती है और ये रैंडमली मतलब कभी मतलब कंट्रीज के मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज होते हैं 15 जजेस और रैंडमली सेलेक्ट होते रहते हैं कि मतलब कभी इस कंट्री से, कभी इस कंट्री से, कभी इस कंट्री से। जो काम लीग ऑफ नेशन का था वही काम इधर है सेक्रेटेरिएट का। अब इसके यूएन के पॉजिटिव वर्क्स कौन कौन से हैं? स्विस क्राइसिस को इन्होंने हल करवाया था, ये एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। यार क्या मैं ह्यूमन राइट्स, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज सेक्रेटेरिएट के अंदर, इन्वायरमेंट, और इसी तरह ही इसके फेलियर ही हैं, जैसे टेररिज्म है वो इसका फेलियर है कि यूएन आज तक टेररिज्म को डिफाइन ही नहीं कर सकी। चाइल्ड अब्यूज है, वीटो पावर है, क्यों है, अमेंडमेंट मैंने तुम्हें साथ कश्मीर है, ठीक है, रवांडा, ये वो मैंने सारी तुम्हें पहले बता दी है मैंने तुम्हें। अब एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो मैं तुम्हें करवाता हूँ जो समझने वाली है, और ये तुम्हें समझ आ गई ना तो तुम्हें बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो समझ आ जाएंगी। एक हमने इंटरनेशनल की, एक हमने रीजनल की, तो हम यूरोपियन यूनियन ना एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को करते हैं। यूरोपियन यूनियन भी जैसे आजकल आपको लगती है ना, ऐसे नहीं थी। ये यूरोपियन यूनियन विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप हुई है। मतलब अगर आप इसी यूरोपियन यूनियन को जब ये स्टार्ट हो रही है 1948 में देखते हैं तो यूरोपियन यूनियन को बनाने के अंदर यूएस का बहुत ज्यादा रोल था। सुहेल ये आपका थीसिस है, अगर ऐसे के अंदर आता है तो ये आपका थीसिस है। अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव है तो आप कहें कि सक्सेस है, तो आपके पास इतने फैक्ट्स हों कि सक्सेस लिख के प्रूव कर दो कि यूएन है सक्सेस। अगर आपको लगता है कि यूएन फेलियर है तो आपके पास इतने पॉइंट्स हों कि आप उसको फेलियर कर दो तो वो भी ठीक है। लोगों ने सक्सेस करके भी पास हुए हैं, लोग फेल करके भी पास हुए हैं, तो इट्स योर थीसिस, आप उसको कैसे प्रूव करते हो। वेल अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं इसको सक्सेस में लिखूंगा, एंड आई हैव इनफ थिंग्स टू प्रूव इट। अगर आपको लगता है कि फेलियर है तो आप उसको करते हैं। यार मैं इसको डिवाइड करूंगा, मतलब इकोनॉमिक, ये एक अच्छा तरीका तो बता रहा हूँ ब्रेन स्टॉर्मिंग का, सोशल,
पॉलिटिकल एंड रिलीजियस हेड्स में। तो फिर इकोनॉमिक में मैं उसका पॉजिटिव पॉइंट्स लिखूंगा, सोशल में पॉजिटिव पॉइंट्स लिखूंगा, पॉलिटिकल में एंड रिलीजियस में हर किसी में 5-5 पॉइंट्स लिख दूंगा, ठीक है। और ये 20 पॉइंट्स बन जाएंगे मेरे, 20 पैराग्राफ बन जाएंगे, एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का, एक पैराग्राफ कंक्लूजन का, तो 22 पैराग्राफ का मेरा ऐसे बन जाएगा। ये किधर चल पड़ी है क्लास? हो वापस आओ भाई, यूरोपियन यूनियन। 1948 में यार सुहेल, मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई आपका अपना है, आप उसको जिसको जिस तरह मर्जी करें, जोन से पॉइंट्स आपके ज्यादा माइंड में हैं, जिस तरह की आपने ज्यादा तैयारी की है उसे अप्रूव कर दो। 1948 में जब यूएस ने मार्शल प्लान दिया, तो इस मार्शल प्लान के अंदर यूएस की कोशिश थी कि यूरोप आपस में इंटीग्रेट हो जाए, क्योंकि यूरोप की इंटीग्रेशन में यूएस का बहुत बड़ा काम हो जाना था। बिकॉज जितना ज्यादा यूरोप इंटीग्रेट होना था, उतना ही ज्यादा यूरोप यूएसएसआर के अगेंस्ट स्ट्रांग होना था, और जितना यूरोप इंटीग्रेट होके यूएसएसआर के अगेंस्ट स्ट्रांग होना था, उतना ही यूएसएसआर ने डाउन होना था। सो under Marshall Plan in 1948, first step was taken to make OEEC, Organization of European Economic Cooperation. उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि यकदम ही उन्होंने यूरोपियन यूनियन बना ली, नहीं, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें डेवलप की। मतलब उनका जो पहला एग्रीमेंट हुआ उसके बाद, वो सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे हुआ, एक कोल पे और एक स्टील पे। उन्होंने कहा कि इन दो चीजों में हम आपस में फ्री ट्रेड करेंगे, और इसमें सिर्फ 6 कंट्रीज हैं, अभी सारे कंट्रीज भी नहीं है, ओनली 6 कंट्रीज। और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसको कहते हैं ECSC, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। उसके बाद 1957 में उन्होंने जो उनके एटॉमिक एंड न्यूक्लियर रिसोर्सेज थे उसके लिए भी इकट्ठे हुए और एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, दैट इज यूराटॉम। मतलब ये यूरोपियन का जो है ना वो एटॉमिक बॉम्ब होगा। और प्रॉपर फर्स्ट टाइम एक इकोनॉमिक कम्युनिटी क्रिएट की, EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। यार अगर तो वो ऐसे का पूछ रहा है ना, मैं तो ऐसे की डिबेट में चला गया था। अगर वो वैसे सक्सेस और फेलियर पूछेगा तो आप सक्सेस भी लिखें, आप फेलियर भी लिखें, दोनों साथ साथ लिखें। मैं तो वो ऐसे की डिबेट में चला गया था जब जब पे आपने एक जो है ना वो स्टांस लेना होता है। गॉट इट और नॉट? अगर IR के पेपर में वो पूछता है सक्सेस और फेलियर लिखें, तो फिर दोनों लिखने हैं। मैं चला गया था ऐसे की तरफ कि ऐसे में आपने हमेशा एक साइड लेनी होती है और उसको प्रूव करना होता है। अभी हमारे पास कितनी चीजें हो गई? ये यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, दूसरी होगी हमारे पास ये यूरो एटम, और तीसरी होगी हमारे पास ये EEC,
यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, फिर इनको इकट्ठा किया गया, इन तीनों को मिला दिया गया और 1992 में इन तीनों को मिला के मतलब यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, यूरा एटम और ईईसी, इन तीनों को मिला के यूरोपियन यूनियन बनाई गई और हद ये की गई कि 1992 में इन्होंने अपना अलग से एक यूरोपियन बैंक क्रिएट किया और दुनिया उस दिन हैरानो परेशान रह गई जब इन्होंने 2000 में अपना पूरा एक यूरोजोन क्रिएट किया और अपनी करेंसी भी कॉमन कर ली। ये अनप्रेसिडेंटेड था एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, अब बाकी सारी डिबेट आप खुद भी कर सकते हो, मैं बस एक चीज की तरफ तुम्हें लेके आना चाहता हूँ और उस एक चीज को माइंड में रख के ना तुम सारी बाकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की डिबेट कर सकते हो। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये सक्सेसफुल क्यों रही, Why European Union was successful? हाँ, सेपरेट कोड भी बनाई है अपनी, वो आप खुद ही कर लोगे, मैं बस ये थोड़े क्रिटिकल एनालिसिस है ये कहना चाहता हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। नंबर 1 बात ये है कि ये जो है ना ये ग्रेजुअली डेवलप हुई, मतलब कोल एंड स्टील से, कोल एंड स्टील से आज अपना बैंक, अपना कोर्ट और अपनी यूरोपियन पार्लियामेंट बनाई। सार की तरह नहीं कि एक ही दम में सारे काम जो ना वो इकट्ठे ही करने हैं, हौले हौले कुछ मनवाया कुछ मनवाया कुछ मनवाया कुछ मनवाया। जो दूसरी सबसे बड़ी इसकी कामयाबी की वजह है वो इसका डोमेस्टिक कंटेक्स्ट है। अब डोमेस्टिक कंटेक्स्ट क्या है कि ये जितने भी कंट्रीज हैं वो सारे के सारे डेमोक्रेटिक हैं और आपको पता है कि हमारा कभी मार्शल लॉ लगता रहा है, कभी डेमोक्रेसी आती रही है, कभी मार्शल लॉ लगता रहा है, कभी डेमोक्रेसी आती रही है। और जो तीसरी बड़ी चीज है वो ये था कि इनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था, इनको एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा था। किस चीज का? वर्ल्ड वॉर 2 का। उस चीज ने इनको पुश किया कि नहीं यार बस अब बहुत लड़ाई हो गई है, अब करोड़ों बंदे मार लिए हैं, अब बस अब इकट्ठे आना है। ट्रॉमा तो खैर हमें भी थे, लेकिन हम जरा जवान मर्द कौम है, लेकिन जवान मर्द कौम नहीं है। हमारी लड़ाइयां 17 दिन की हुई हैं, लड़ाइयां होती है ना 4 साल की, और 1 करोड़ इधर से मरता 1 करोड़ उधर से मरता, समझ लगती कि यार लड़ाई हुई है। 17 दिन की कौन सी लड़ाई है? कहाँ 17, कहाँ 4 साल, कहाँ सैकड़ों और कहाँ करोड़ों। यकीन करो वो चाचा मेरा कहता है कि मैंने एक दिन पता नहीं चाचे के पास बैठा, चाचे को पता नहीं कहाँ से बात याद आई, चाचा कहता है कि यार जंग लग जाए। मैंने कहा चाचा क्यों? कहता है यार बंदे बहुत हो गए हैं, बंदे बहुत हो गए हैं, करोड़ करोड़ बंदा इधर से। चाचा सही रह गया तू। अच्छा, एनी आओ, और मजाक कर रहा हूँ सैरिश खान, पता नहीं यकदम तुम्हें क्या क्या हो जाता है। फोर्थ थिंग, द फोर्थ थिंग
वो ये थी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके सिक्योरिटी इश्यूज भी इन्होंने इंटीग्रेटेड होके अपने एड्रेस किए। मतलब सिक्योरिटी का मतलब जो भी इनके पॉलिटिकल इश्यूज थे, ये जो भी थे, उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको भी एड्रेस किए। हमने तो अपनी सार को इफेक्टिव ही नहीं किया। देखो, मामलात को सेट करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि पहले आप सॉफ्ट इश्यूज को एड्रेस करें, ट्रेड को एड्रेस करें, सोशल इश्यूज एड्रेस करें, ठीक है, और इसके साथ साथ अपनी इकोनॉमी को आप ज्यादा ज्यादा इंटीग्रेट करें, कल्चरल इंटीग्रेशन हो, आना जाना हो। जब ये सॉफ्ट टारगेट्स लोगों में डेवलप हो जाते हैं, इंटीग्रेशन हो जाती है, तो देन यू गो टुवर्ड्स हार्ड टारगेट्स। अनफॉर्चुनेटली हम हार्ड टारगेट से बाहर ही नहीं आ पाते। हम कहते हैं कि पहले मसला हल हो कश्मीर का, उसके बाद दूसरी बात करेंगे। दुनिया ने हमेशा सॉफ्ट इश्यूज हल करके फिर हार्ड इश्यूज पे आए हैं। सो दिस मस्ट बी द मैकेनिज्म। और ये थोड़ी सी एक डिफरेंट बात है इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन कि इसको शुरू से ही यूएस की सपोर्ट हासिल थी। बिकॉज अंडर मार्शल प्लान यूरोपियन यूनियन को यूएस ने बनाया था एंड थ्रू आउट इसको सपोर्ट भी की, और इसको मिलिट्री अलायंस में भी कन्वर्ट करने वाला यूएस था, जिसने इसको नेटो में कन्वर्ट किया, और नेटो में प्रॉपर यूरोपियन यूनियन बनने से पहले कन्वर्ट किया। और एक इनके इकट्ठे होने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो कम्युनिज्म भी थी। दे वर ऑल अफ्रेड फ्रॉम कम्युनिज्म। कम्युनिस्ट से डर रहे थे, इसके लिए भी इनको इकट्ठा होना था। और यूरोपियन यूनियन रियली वर्क एज ए गवर्नमेंट, कि इसकी गवर्नमेंट के अंदर, इसकी गवर्नमेंट के अंदर लेजिस्लेचर भी थी, है बल्कि पार्लियामेंट अलग से है, एग्जेक्टिव भी है, और जुडिशरी भी है। बिल्कुल स्मूथ फंक्शनिंग थी। और अगली बात तुम सुन के हैरान रह जाओगे कि जो यूरोपियन यूनियन का जस्टिस सिस्टम है वो इनके डोमेस्टिक जस्टिस सिस्टम से पहले आता है। ये हुई ना बात। हायर कोर्ट ये कंसीडर की जाती है, ना कि स्टेट कोर्ट कंसीडर की जाती है। तो इन्हीं बेसिस पे अगर तुम आसियान को देखोगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, पता नहीं यार तुम लोगों को क्या मुश्किल लग रहा है, मुझे तो ये लग तो सबसे आसान है। मतलब इसमें क्या मुश्किल था? कैन यू एक्सप्लेन कि व्हाट आर यू फाइंडिंग डिफिकल्ट? अंसा एंड फरीदा, स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दो। डोंट गिव स्वीपिंग स्टेटमेंट कि मुश्किल लग रहा है। व्हाट यू फाइंड डिफिकल्ट? ये तो स्वीपिंग स्टेटमेंट है ना, मतलब क्या मुश्किल क्या लगा? व्हाट?
बच्चे अगर आज आपकी बैकग्राउंड में थ्योरेटिकल लर्निंग अगर आपकी कंप्लीट हो गई है ना, अगर आपने वो सारे लेक्चर अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिए हुए हैं, तो उन्हीं की बेसिस पे आपने कीड़े निकालने हैं इनके। Well, sanctions, Amir, they have very strong sanctions. If there is any violation in EU, they have very strong setup of sanctions. Because I have told you that their domestic justice system is lesser and their European Union justice system is higher. So there is strong mechanism of sanction. और जो आपको पता है कि सबसे बड़ी sanction economic sanction होती है, तो जो भी violation होती है, there is always a sanction for it. मतलब जो सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट है ना, वो लाजमी है। हर किसी को पता है कि अगर कुछ करेंगे तो पनिशमेंट लाजमी मिलेगी किसी भी सूरत में। या अच्छा, अब अगली बात है, ये मैं टॉपिक तुम्हें नहीं करवा रहा, ये तुमने खुद करना है। यूरोपियन यूनियन को बेस बना के, यूरोपियन यूनियन को बेस बना के आपने दो चीजें करनी है। आपने करनी है आसियान और आपने करनी है सार्क। ठीक है, और इसमें आपने ये देखना है कि आप आसियान में देखोगे कि ये बिल्कुल यूरोपियन यूनियन के मॉडल पे चल रहे हैं। ये बिल्कुल यूरोपियन यूनियन के मॉडल पे चल रहे हैं और इसकी वजह से दे आर सक्सेसफुल। और ये जो लोग हैं, ये आपको पता है कि बिल्कुल कंट्रास्ट चल रहे हैं, सो दे आर नेग्लेक्टेड। जस्ट फाइंड देम और इनको करने के बाद लेट मी नो अगर तुम्हें कोई भी मसला हो तो आई विल हेल्प यू आउट। यार हिजाब ये एक अलग से डिबेट हो जाएगी, हम उसमें नहीं जाते। देवर उसके लिए पूरा एक अलग से लेक्चर चाहिए, ब्रेक्जिट क्यों हुआ, कैसे कहानी स्टार्ट हुई, कैसे जेनोफोबिक, वो सारा कुछ। सो ऑलमोस्ट द लास्ट टॉपिक, दैट इज SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बाकी ऑर्गेनाइजेशन तुम लोग कर लेना, इनका मोटो एक होता है, इनका ऑब्जेक्टिव एक होता है, तो देयर इज नथिंग न्यू इन इट। हमारी जो 14th क्लास होगी कल, उसके अंदर मैं एक काम करना चाहता हूँ, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो ये है कि मैं आपको सारे जार्गन सिखाना चाहता हूँ। मतलब शुरू से लेके अभी तक, पहली क्लास से लेके 14 तक हमने जितने जार्गन्स देखे हैं, बिलाल हम क्वेश्चन देखेंगे, वो सारे के सारे हम जार्गन देखेंगे, ताकि जार्गन तुम्हारे जब ज़हन में आ जाएंगे, तुम्हें सारे समझ आ जाएंगे। पूरी क्लास हम इस पे रख रहे हैं, तो फिर जब तुम उनको यूज करोगे तो अगले बंदे को ये लगेगा कि यार ये बंदा जो है ना, वो ये हैज सम कैपेबिलिटी, तो इस विल हेल्प यू लॉट। बाकी 15 में और 16 में हम पेपर्स डिस्कस करेंगे। बाकी रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये जो 4-5 चीजें थी, ये मुझे समझ लगी पढ़ाने वाली। बाकी मैंने सारा रीड किया उन लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन को सारी, तो मुझे उनमें कुछ पढ़ाने वाला नहीं मिला। लाइक आई डिड नॉट फाइंड एनीथिंग कि जिसको मैं पढ़ाऊं। पढ़ाना फॉर द सेक ऑफ पढ़ाना मुझे वो अच्छा नहीं लगा। एमसीक्यूज ये है कि आप पास्ट पेपर्स की जितने भी एमसीक्यू है ना, वो CSS की एक वेबसाइट है ना, वो वाली। रिदा मुझे ये नहीं समझ आती कि अप्रोचेस टू पीस कौन कौन सी, डिप्लोमेसी है हमने पढ़ ली है, आई लॉ है वो बताओ, मैं कल करवा दूंगा। और अप्रोचेस टू पीस कौन सी हैं, सारी तो कर ली हैं।
वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उसको और कितना करना है, मतलब उसमें और क्या करना है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में? अब बाकी हम कल क्वेश्चन देखेंगे ना तो तुम्हें समझ आ जाएगी। मुझे नहीं समझ नहीं आती कि उसके बारे में क्या बात करेंगे। मलिका, लेट मी नो। छोड़नी कोई भी नहीं है, छोड़नी कोई भी नहीं है। जैसे अब ये देखो ना, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जैसे नेफ्टा है, तो तुम उसको डिटेल में कभी भी ना करना, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ईसीओ है, इसको डिटेल में नहीं करनी। देखो कॉमन सेंस भी तो होती है ना कि यार ये कभी पूछी नहीं उसने, इसकी जरूरत ही नहीं है, कभी तुमने इसको देखा ही नहीं है। समझ आई बात कि नहीं? पैलेस्टाइन इशू है, कमजोर हो गया, खत्म हो गया, कोई बात ही नहीं करता अब उसके ऊपर, कभी क्वेश्चन में आता ही नहीं है पेपर में। कश्मीर इशू है, उसमें कोई नई बात है नहीं कि जो मैं पढ़ाऊं। कब हॉट हुआ है बिलाल? सो हाँ बच्चों, बात ये है कि मुझे जो एक करवाने वाला टॉपिक रह गया है, वो ये लग रहा है कि मैं आई लॉ करवाऊं, आई लॉ का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं, और आई लॉ इन रेलिवेंट टू आई आर करवाऊं, एक ये टॉपिक, और एक ये सारे के सारे जार्गन करें हम, और उसके बाद हम पेपर डिस्कस करें। ये तीन चीजें हैं जो मुझे समझ आती है करवाने वाली हैं। बाकी इफ यू फाइंड एनीथिंग देन लेट मी नो, हम उसको कर लेते हैं। फैजान एंड क्या नाम है इसका, अमीर, तैमूर, और ये दो तीन पाँच छः 10 12 इतने बच्चे हैं। ये समझ आ गई है मुझे, ये चीजें समझ आती हैं कि जो करवाने वाली हैं। हाँ आयला हम कर लेंगे। ईयू की फॉरेन पॉलिसी वही है कि जो पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। कि फॉरेन पॉलिसी यही है कि सब कंट्री से कॉपरेशन करनी है और अपने इंटरेस्ट को मेंटेन करना है, वही कहानियां सारी। एमसीक्यूज मैंने तुम्हें बता दिया है कि पास्ट पेपर के एमसीक्यू कर लोगे ना तो दैट वुड बी मोर देन इनफ। जरा नहीं, मैं एससीओ भी नहीं करवा रहा यार, मुझे एससीओ में कोई चीज नहीं मिल रही करवाने वाली। सो मैंने कभी होमवर्क नहीं दिया, लेकिन आज मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि जो टॉपिक्स हमारे रह गए हैं ना, जो टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, तो उनको खुद कर लो 1 2 दिनों में, क्योंकि मैं आपको आय लॉ और जार्गन करवा दूंगा। और मैंने आज देखा सारा बैठ के, तो मुझे समझ नहीं आई कि मैंने ये करवाने ही नहीं करवाने। तो जस्ट गिव देम ए रीड, और जो चीज समझ नहीं आती फिर हम उसको देख लेंगे। गॉट माय पॉइंट? या वी आर लिविंग हियर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। कल हम करेंगे आई लॉ और जार्गन। अल्लाह हाफिज।